यस, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्सटेंस क्या होता है। कल अपन मिक्सर्स क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, इनके बारे में कुछ ब्रीफली पढ़ चुके थे। मैंने कहा था कि मिक्सर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। होमोजीनियस मिक्सर्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैन नॉट बी सीन, बट in the case of heterogeneous mixers the constituent particles are easily seen. But one difference more, in homogeneous mixers the constituent particles are uniformly distributed throughout the solution, but into the case of heterogeneous mixers the constituent particles are not uniformly distributed. देखिए, जो मिक्सचर होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन फिजिकल मेथड से, बाय पिकिंग हैंड्स, बाय क्रिस्टलाइजेशन, बाय वगैरह जो कुछ भी है उनसे अपन अलग कर सकते हैं। बट जब प्योर सब्सटेंसेज होते हैं वो कैन नॉट बी सेपरेटेड, राइट। तो जनरली मैंने कल एक आउटलाइन डायग्राम आपको ये बताया था कि मिक्सचर क्या होते हैं बेटा, मैटर। और मैंने ये कहा था कि मैटर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, नंबर 1 मिक्सचर एंड नंबर 2 प्योर सब्सटेंसेज। देन मिक्सर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, होमोजीनियस मिक्सर and heterogeneous mixer. But the pure substances are again classified into two parts, number 1 elements and compounds. इन दोनों के बारे में कल अपन डिटेल में पढ़ चुके थे। इनके जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में कि व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द कंपाउंड्स। एक बार आप इसको कॉपी करना तुरंत, ठीक है बेटा। यस, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब अपन जनरली पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। यस, प्योर सब्सटेंसेस। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस नंबर 1 एक तो होता है एलिमेंट। प्योर सब्सटेंसेस किसे कहेंगे अपन? पहली बात तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस, कोई भी जो प्योर सब्सटेंसेस होता है, जैसे एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है, उनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। And the constituent particles in pure substances cannot be separated by simple physical methods. Okay? Then pure substances, इसकी डिफाइन कैसे करेंगे अपन? Pure substances constituent particles in pure substances, constituent particles cannot be separated by physical method. Right? But into the case of mixers, the constituent particles can be separated. Okay? Second thing, there are fixed ratios of constituent particles in pure substances. There are fixed ratios of, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे। There are fixed ratios of constituent particles in pure substances. ओके, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं?
पहले डिफाइन अपन ने कैसे करेंगे, जो प्योर सब्सटेंसेस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन जनरली फिजिकल टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड दैट सेकंड डिफरेंस इज दैट देयर आर फिक्स रेशियोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द प्योर सब्सटेंस। जो कोई भी प्योर सब्सटेंस होता है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो मिलकर के बना हुआ है उनका रेशियो फिक्स होता है, राइट। ये इसकी डेफिनेशन है प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस हैं वो मेनली आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ओके, ये डेफिनेशन आप लिखना। अब प्योर सब्सटेंसेस को मेनली अपन दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। वो कैसे, देखना। प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। Second one is compound. What are the elements? Elements are the pure substances, and such type of species, such type of substances, देखो मैं इसको लिख रहा हूं, such type of pure substances, such type of pure substances which consist of only one type of particles, only one type of particles। यानी कि एलिमेंट जो होते हैं इस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, इस टाइप की स्पीसीज होती है, इस टाइप के सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हों। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। दीज में भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दीज में भी एटम्स और molecules, these may be atoms or molecules। okay, the elements are such type of pure substances which consist of only one type of particles, these may be atoms or molecules। अब इसमें देखते हैं अपन कि कई एटम्स ऐसे होते हैं, कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं which are easily held by only one atoms, only single atoms, and in contrast to it, such type of elements are which are held by two atoms, right। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोनोएटॉमिक होते हैं, जैसे मोनोएटॉमिक, जैसे कॉपर, ओके, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो डाई एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक वो कैसे, N2, O2 and H2। These are such type of elements which are the examples of biatomic molecules in which the two atoms are combined to form the molecules, राइट। सेम टाइप के एटम्स, ये इस टाइप के एलिमेंट्स हैं जिनमें सेम टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, सेम टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, राइट। तो दिस इज एन एलिमेंट। N2 इज एन एलिमेंट मॉलिक्यूल फॉर्म, O2 इज एन एलिमेंट, H2 इज एन एलिमेंट, राइट। अब इन एलिमेंट्स में सेम टाइप के, यानी ओनली वन टाइप ऑफ स्पीसीज है, और ये कॉपर, सिल्वर एंड ओरम, ये इस टाइप के एटम्स हैं जो सिर्फ मोनोएटॉमिक होते हैं, राइट। अब इसमें एक चीज और देखते हैं बेटा अपन, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको अपन बोलते हैं होमोमॉलिक्यूल्स। होमोमॉलिक्यूल्स देखो, N2, O2 and N2, O2 and N2 homomolecules, because these molecules are formed by the combination of same type of atoms, homomolecules। But into the case of HCl, HF, these are molecules but not example of element, these are not element। ये एलिमेंट नहीं हो सकता है। ये एलिमेंट क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स में जो हेट्रोमोलिक्यूल है, इसको अपन बोलते हैं हेमोमोलिक्यूल, दिस इज हेट्रोमोलिक्यूल, दिस इज heteromolecule, but it is not the example of element because it consists of different type of elements. It consists of different types of elements, so it cannot be considered as a element. But into the case of copper, silver, aurum and nitrogen gas
oxygen gas and hydrogen gas, these are consist of only one type of elements, only one type of particles, so these are considered as a element, right? Now in second case, what are the compounds? What are the compounds? एलिमेंट क्या हुआ, अपन लिखेंगे अपन कंपाउंड्स। देखिए कंपाउंड्स, इसकी डेफिनेशन कैसे होगी बेटा? कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि अपन प्योर सब्सटेंसेस वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एलिमेंट्स भी प्योर है, कंपाउंड भी प्योर है। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस which consist of atoms by different elements in certain or fixed ratio, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि कंपाउंड्स इस टाइप के, कंपाउंड्स जो होते हैं इस टाइप के प्योर सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट्स के पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या हुई? दोनों में सिमिलरिटी ये हुई कि दोनों में ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, दोनों में ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका रेशो फिक्स होता है, उनका रेशो एक सर्टेन रेशो होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एलिमेंट्स में ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट होते हैं, जबकि कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बट उनका रेशो, उन कंपोनेंट्स का रेशो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल H2O is a compound of H2O molecule, right? CO2 is a compound. Glucose C6H12O6, this is glucose, pure compound. CO2 pure compound, H2O pure compound. Water, CO2 and glucose, all of the threes are the examples of compound. अब अपन ये देखते हैं कि इसमें दो टाइप के एटम्स हुए, इसमें दो टाइप के एटम्स हुए, कैसे? एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, दो टाइप के एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के दो एटम्स हुए। यस, इसमें कितने टाइप के एटम हुए बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ, टू टाइप्स के एटम हुए। टोटल 3 एटम्स हैं, 2 टाइप्स के एटम हुए। एंड इसमें 1 2 3 टाइप्स के एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो ये कंपाउंड हुआ। बट इनमें ऑलवेज हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स होगा, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन का रेशो फिक्स होगा। इसमें 1 to 1, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो होगा 1 to 1 रेशो ऑलवेज फिक्स होगा। जबकि इसमें क्या होगा? 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 एंड ये 14, ये 32, ठीक है, 12 एंड 32। अब इसको सिंपल में कन्वर्ट करना, ये इसका रेशो होता है, ये 2 and 16, तो 1 by रेशो, तो 1:8। इसको आप सिंपल करना, 3:8 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 3 और 3:8 और ये 1:2:1, तो दिस इज कंपाउंड। और ये कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर होते हैं। क्लियर पॉइंट? नाउ यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब एक सिंपल सी बात हो रहा है, वो क्या? मैंने अभी आपको ये बताया था कि दोनों में सिमिलरिटी ये होती है कि प्योर एलिमेंट्स के और कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों के ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अपन सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अभी कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी और, जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड C6H12O6 यानी कि यह है ग्लूकोज, एंड
दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ये कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ बेटा? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। दिस इज कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए ये एलिमेंट है और आफ्टर द कॉम्बिनेशन ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। एक सिंपल सी चीज, बिफोर द कॉम्बिनेशन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती है और आफ्टर द कॉम्बिनेशन कंपाउंड बनाने के बाद में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यानी कि ये जो एटम्स होते हैं, अब ध्यान देना इधर, जरूरी नहीं है वाटर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर के बना हुआ है वाटर। अपन ये देखते हैं कि हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस ऑल्सो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसियस नेचर की होती है, बट दोनों के कॉम्बिनेशन से H2O बन रहा है। ये H2O लिक्विड होता है। ये H2O क्या होगा बेटा? लिक्विड, राइट। तो एलिमेंटल फॉर्म से यदि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्म या कंपाउंड फॉर्म बनती है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं होता है कि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों गैसियस नेचर की है तो इनसे बनने वाला प्रोडक्ट, बनने वाला कंपाउंड भी गैसियस ही हो, पहला डिफरेंस। दूसरा, हाइड्रोजन इज बर्न्ट विद द साउंड ऑफ पॉप। हाइड्रोजन गैस है, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है। देखिए एसिड में आप मेटल डालो, एसिड में मेटल डालोगे, टेस्ट ट्यूब लो, उसमें एसिड लो और उसमें मेटल डालो, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। अब हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा आप फ्लेम ले जाओगे तो पॉप साउंड के साथ में वो बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है। बट द ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ फायर। ऑक्सीजन जो होती है वो फायर को सपोर्ट करती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फायर होती है, वो तेज जलने लग जाती है, फ्लेम जो ज्यादा बनने लग जाएगी। बट इनटू द केस ऑफ H2O, H2O is just acts as a fire extinguisher. H2O is just acts as a fire extinguisher. Fire extinguisher. Now it is clear that the formed compound by the combination of elemental form, there are different properties of the compound from its respective components, right? H2O की प्रॉपर्टी फायर एक्सटिंग्विशर की होती है, जस्ट अपोजिट हुआ। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसियस नेचर की होती है, ये फायर को सपोर्ट करती है, ये पॉप साउंड के साथ जलती है, दोनों गैसियस नेचर की, ये लिक्विड नेचर का डिफरेंट हुआ। यस, कार्बन एक सॉलिड होता है, कार्बन जो एलिमेंट होता है, कार्बन जो चारकोल होता है वो बिल्कुल सॉलिड होता है, बट ऑक्सीजन गैसियस नेचर की होती है। दोनों के कॉम्बिनेशन से फिक्स रेशियो में दोनों के कॉम्बिनेशन जो CO2 गैस बन रही है वो गैसियस नेचर की होगी। ये सॉलिड होता है, गैसियस नेचर का होता है, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। बट इनटू द केस ऑफ ग्लूकोज, कार्बन सॉलिड, कार्बन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड, हाइड्रोजन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो है गैसियस, बट द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो द गैसियस। But the formed glucose, formed compound glucose has the different properties by its components, which is carbon, which is hydrogen and oxygen. So now it is clear that the compound which is formed by the combination, by the respective combination of the elements, these have the different properties. Okay? Now clear? अब कुछ examples आपको इसमें लिखने हैं कि compounds क्या होगा। इसके अलावा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए उनके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। देखिए इसके अलावा कुछ फिजिकल स्टेट होती है मैटर की, उसको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती है उसको अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये ऑल थिंग्स यू हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस, मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती है, मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती है वो 3 टाइप्स में होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यू नो दैट
द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड इज मैक्सिमम नॉन कॉम्प्रेसिबल। कोई भी सॉलिड होता है वो सॉलिड यानी कि वो सॉलिड क्रिस्टल जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैकिंग फ्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो इतने पास पास सटे हुए होते हैं कि आप उनको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड ड्यू टू इट्स हाई पैकिंग फ्रिक्वेंसी, ड्यू टू इट्स हाई पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। हाई पैकिंग एफिशिएंसी, हाई पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी अपन लिख सकते हैं हाई पैकिंग एफिशिएंसी, हाई पैकिंग एफिशिएंसी और फ्रैक्शन। यस, दूसरी सॉलिड्स का जो साइज एंड वॉल्यूम, साइज एंड वॉल्यूम आर सर्टेन, डेफिनेट साइज एंड वॉल्यूम आर सर्टेन। कोई भी मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, ये प्लास्टिक वगैरह है, स्टोन वगैरह है, ये सब सॉलिड होते हैं। बट इनटू द केस ऑफ लिक्विड यह लो कंप्रेसेबल, आप इसको इजीली कंप्रेसेबल कर सकते हो। बट लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स, वॉल्यूम इसका सर्टेन होता है बट साइज इसका अनसर्टेन होता है। वॉल्यूम सर्टेन यानी वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट साइज अनसर्टेन। बट इनटू द केस ऑफ गैसेस, गैस क्या होती है बेटा, हाईली कंप्रेसेबल, हाईली कंप्रेसेबल एंड बोथ वॉल्यूम एंड साइज, वॉल्यूम एंड साइज आर not certain. Gas, into the case of gas it is highly compressible and the volume and size are not certain. इसका मतलब ये अनसर्टेन होती है। आप एक परफ्यूम है उसको एक छोटी सी बोतल में बंद करो तो आप उस बोतल तक वो कवर रहेगा। जैसे ही आप उस बोतल का ढक्कन खोलोगे तो जहां जितना उसको सराउंडिंग मिलेगा वो उसमें अपने वॉल्यूम को, अपना वॉल्यूम जितना भी था उसको पूरे वॉल्यूम में वो फैला देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो साइज है और उसका जो वॉल्यूम है दोनों के दोनों ही अनसर्टेन होते हैं, राइट। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है, ये सब चीजें आप लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हैं। बट एक चीज और, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड द थर्मोडायनेमिक प्रेशर अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। देखना, solid when it is provided temperature, then the crystals, constituent particles of the solid crystals start to lose or start to migrate, start to क्या बोलते हैं उसको, move from the interspace and there is creation of some interface between the solid crystal. When it is provided to temperature, then it converts into liquid, and further the liquid is provided to temperature, then it converts into the vapor or gas, but on cooling, vapor और गैस को जब आप कूल करते हो, कंडेंसेशन करते हो, तब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड को फिर आप कूल करते हो, लिक्विड को फिर आप कूल करते हो यानी कि फ्रीज करते हो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। यस, इसको अपन कूलिंग करें एंड दिस इज ऑन कूलिंग, राइट। तो ये कुछ थर्मोडायनेमिक इफेक्ट का टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल H2O यदि सॉलिड है, फिर इसको टेम्परेचर दिया H2OL यानी कि लिक्विड है, एंड H2OG ये वेपर है। सॉलिड, ये H2O अपन इसको गैस, फिजिकल स्टेट गैसेस होती है बट अपन इसको गैस नहीं कह सकते हैं, इसको वेपर कहते हैं। क्योंकि जनरली गैस क्या होती है, जैसे नाइट्रोजन गैस, एक पर्टिकुलर कोई भी कंपोनेंट जैसे नाइट्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, हीलियम का हो, हाइड्रोजन का हो, तब अपन उसको गैस काम में लेते हैं, नॉट वेपर। और उसमें वेपर में और गैस में कुछ फर्क होता है, ठीक है नहीं। अब सॉलिड
इसको टेम्परेचर आपने प्रोवाइड करवाया। जब ये H2O सॉलिड होता है तो ये होता है आइस, और आइस को जब टेम्परेचर थोड़ा देंगे अपन, टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर में, और वाटर को फिर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाओगे आप तो फिर ये वेपर में या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जब कंडेंसेशन करोगे, इसका जब कूलिंग करेंगे तो ये वाटर, इसका फिर फ्रीजिंग करेंगे तो फिर ये आइस। तो by above conclusions, by above examples, we can say that there is a effect of thermodynamic temperature upon the physical state of a matter. A physical state of a matter can be interconverted by providing the pressure, by providing the temperature. Okay, this. Now we are going to start some quantities, ठीक है। इनको आप अपनी एनसीईआरटी बुक से एक बार इजीली थोड़ा पढ़ना। यस, फिजिकल क्वांटिटी, मैं एक टेबल बना रहा हूं बेटा यहां पर, बेस फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? यस, नंबर 2 सिंबल फॉर क्वांटिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी। एंड थर्ड वन इज नेम ऑफ एसआई यूनिट, नेम ऑफ एसआई यूनिट और सिंबल फॉर एसआई यूनिट, सिंबल फॉर एसआई यूनिट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये देखना है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? देखिए, टाइम है, एक डिस्टेंस है, किसी की भी लेंथ को नापते हैं अपन, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अपन किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापते हैं। जैसे आपको कोई लिक्विड सब्सटेंस को मेजर करना है तो अपन उसको लीटर में नापते हैं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को मेजर करना है तो अपन उसको किलोग्राम में या ग्राम में नापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को अपन एम्पियर में मानते हैं, वोल्टेज को अपन वोल्ट में मापते हैं। तो ये वोल्टेज हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, टाइम हुआ, डिस्टेंस हुआ, वेट हुआ, मास हुआ, लेंथ हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें होगी फिजिकल क्वांटिटीज। और उनकी यूनिट क्या होती है, उनको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगी उसके यूनिट और फिर उनका सिंबल। ठीक है, इसमें पहला है लेंथ, लेंथ, दूसरा है बेटा मास, एंड तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और मैं लिख लेता हूं अब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक लास्ट है इसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, गिवन है, राइट। लेंथ, लेंथ को किसमें नापते हैं अपन? सिंबल क्या होगा क्वांटिटी का? एल, स्मॉल एल। मास स्मॉल एम, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में कैपिटल आई, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल नापता है कि नहीं, एंड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका मतलब कैपिटल आई एंड इसके नीचे वी। देखिए, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अपन शो करते हैं स्मॉल टी से, बट उसका जो यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ये ऑल सारी
जितनी भी है ये फिजिकल क्वांटिटीज हो, जैसे जैसे अपन यूज करते जाएंगे, अपन आगे पढ़ते जाएंगे, अपने को अलग प्रकार की कई फिजिकल क्वांटिटीज का पता लगेगा। बट हियर अपन कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। लेंथ स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास स्मॉल एम से, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैपिटल टी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड एन से, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई वी से। अब लेंथ की यूनिट क्या हो गया है? मीटर और सेंटीमीटर। मगर ऐसा यूनिट, अपन ये सब पढ़ रहे हैं ऐसा यूनिट क्या होते हैं बेटा? एसआई सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर मानी जाती है, नेट इज सेंटीमीटर। और मास इसको अपन लिखते हैं किलोग्राम में। इलेक्ट्रिक करंट आई, इसका यूनिट होगा एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर टी यानी कि टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, और आईवी यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। ठीक है नहीं? इन चीजों को अपन लिख देते हैं। यस, लेंथ इसको अपन किस में नापेंगे? मीटर। मास एम, मास को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। सिंपल चीजें हैं जो आप 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक करंट आई, इसको किस में नापते हैं बेटा? एम्पियर यानी एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर टी यानी कि इसको नापते हैं अपन टेम्परेचर में। एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOLE, ध्यान रखना, नॉट MOL, MOLE, मोल। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। राइट। सिंबल फॉर एसआई यूनिट मीटर, क्या लिखेंगे मीटर के लिए? एम। किलोग्राम के लिए सपोज करिए आप जल्दी, केजी। एम्पेयर के लिए ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन। ये मोल के लिए MOL और CD। ठीक है, जनरली ये जानते हो आप सब। किलोग्राम KG, एम्पियर A, टेम्परेचर केल्विन। टेम्परेचर क्या होगा बेटा इसका? सिंबल केल्विन। तो नेम ऑफ एसआई यूनिट, तो ये केल्विन होगा ना यहां पर, केल्विन। के कैपिटल के। मोल यहां पर लिखना MOL, मोल। और कैंडेला यानी कि C कैपिटल एंड D स्मॉल। राइट, दिस इज स्मॉल m, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, MOL। देखो यूनिट जो होती है ना ऐसा यूनिट, उसको अपन लिखते हैं MOL। बट द नेम ऑफ ऐसा यूनिट, सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट MOL। कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना। सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट MOL, मोल, बट द नेम ऑफ ऐसा यूनिट MOLE। ये कैंडेला, ये CD। राइट। अब कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म पढ़ते हैं अपन, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, उनमें अपन डिफरेंस समझेंगे। ओके, इसको पढ़ लेना, ये आपके NCERT बुक्स में भी है और इम्पोर्टेंट चीज है। हालांकि इन चीजों का कंपटीशन के हिसाब से और एकेडमिक में कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, बट अपनी बेसिक जानकारी के लिए ये चीजें अपने को आनी चाहिए। यस, मैं दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा यहां पर, मास एंड वेट। मास एंड वेट। एक अपन पढ़ेंगे बेटा डेंसिटी
और तीसरा अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर। मास एंड वेट, दूसरा पढ़ेंगे डेंसिटी, और तीसरा पढ़ेंगे अपन टेम्परेचर, राइट। और वॉल्यूम वगैरह आप जानते हो, वॉल्यूम क्या होता है, ट्राई डायमेंशनल होता है, एल क्यूब इसकी यूनिट होती है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 cm क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, सच टाइप ऑफ, ठीक है। मास, देखिए जनरली मास क्या होगा, मास एंड वेट, मास एंड वेट। मास क्या होता है, ओरिजिनल मास, ओरिजिनल मास ऑफ ए सब्सटेंस, ओरिजिनल मास ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है कि उसका एक मास क्या है, ओरिजिनल मास, ठीक है ना, विदाउट ग्रेविटी, दैट कंटेन्स विदाउट ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी, विदाउट द ओरिजिनल मास ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स विदाउट ग्रेविटी, बिना किसी ऐसा फोर्स होता है जो बिना ग्रेविटी के उसके मास को रिप्रेजेंट करता है, बिना ग्रेविटी के उसके वेट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। बट वेट, वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स, is the force exerted by gravity on a object. Weight is the force exerted, weight is the exerted force by gravity on a object. कैसे भी लिख सकते हो आप, weight is the force that is exerted by gravity ऑन ऑब्जेक्ट। दूसरी लैंग्वेज में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वेट इज द एक्सर्टेड फोर्स बाय ग्रेविटी ऑन ए ऑब्जेक्ट। अब देखो दोनों में जो मेन डिफरेंस है मास में एंड वेट में, देखो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट द वेट इज नॉट कांस्टेंट, बट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने पर जनरली अपन वेट को ऐसे लिख सकते हैं ना, W इक्वल टू F इंटू जी, फोर्स इंटू ग्रेविटी, फोर्स इंटू ग्रेविटी। तो ओरिजिनल मास ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंस्टेंस विदाउट ग्रेविटी, यानी ये मास जो होता है एक ऐसा फोर्स होता है जो विदाउट ग्रेविटी होता है, जबकि वेट होता है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ए ऑब्जेक्ट, राइट। अब दो चीज होती है, मेरे पास में ये डस्टर है, इस डस्टर का इस प्लेस के ऊपर वेट इतना भी है, बट इसी डस्टर को मैं इस प्लेस से हटाकर, आप समझते हो ना, अर्थ के पोलर पे ले जाएं अपन, कहीं दूसरी जगह पर ले जाएं, या सी लेवल से ऊपर ले जाएं, या सी लेवल से डाउन ले जाएं, या बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे, तो इसका वेट चेंज हो सकता है। वो वेट चेंज क्यों होगा, इसकी ग्रेविटी में, इसके एसोसिएटेड ग्रेविटी में चेंजेस के कारण से। तो वेट होता है वो एसोसिएटेड ग्रेविटी में चेंजेस के कारण से बदल सकता है, जबकि मास कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है बेटा। अर्थ के एक पोलर से दूसरे पोल पे जाने पर भी वेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वो ग्रेविटी चेंज हो जाती है। तो ग्रेविटी में और मास में दोनों में ये डिफरेंस है कि मास ये ऑलवेज को क्या होता है, कांस्टेंट, बट ये वेरिएबल होता है विच डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ प्लेस। एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पर जाने पर वेट चेंज हो सकता है। दूसरी चीज डेंसिटी क्या होती है, तो सिंपल सी लैंग्वेज है, D इक्वल टू एम अपॉन वी, यानी यूनिट वॉल्यूम का जो मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसको अपन डेंसिटी बोलते हैं।
किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसको अपन डेंसिटी बोलते हैं। अब ऐसा यूनिट में जो मास है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और ऐसा यूनिट में वॉल्यूम जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम यानी ग्राम पर सेमी क्यूब। अगर मैं इसको ग्राम में लूं, छोटा पार्टिकल है तो ग्राम, और इसको पर सेमी क्यूब, दिस इज डेंसिटी। तो डेंसिटी कैन बी डिफाइंड द मास per unit volume. The mass of an object per unit volume is known as density. In the SI system, the unit of density is kilogram per meter cube, and the CGS system, the gram per centimeter cube. Right? This is thermodynamic term, temperature, and this is thermodynamic term, temperature. अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ temperature. टेम्परेचर एक थर्मोडायनेमिक टर्म होती है, टेम्परेचर। देखिए इसका जो यूनिट होती है टेम्परेचर की, यह है केल्विन। टेम्परेचर को अपन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी कैलिब्रेट करता है। राइट? एक जो टेम्परेचर स्केल होता है डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर स्केल होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जबकि फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट इंपॉर्टेंट चीज है। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके बेटा, डिग्री सेल्सियस का जो स्केल होता है, टेम्परेचर स्केल जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि फ़ारेनहाइट जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक चीज और, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड? एक केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट? यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273.15 ऐड कर दोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना केल्विन होता है, तो वो अपने पास में केल्विन की यूनिट आ जाती है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273.15 केल्विन। यदि मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं कि व्हाट विल बी द केल्विन वैल्यू ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी द केल्विन वैल्यू ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड की केल्विन वैल्यू क्या होगी? नो प्रॉब्लम, केल्विन इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 में क्या 300.15 केल्विन। राइट? तो ये केल्विन स्केल्स होते हैं। अब एक डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है ये अपन पढ़ेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है? एनीबडी एल्स? इसको कॉपी करो। What is the relation between degree Fahrenheit and degree centigrade? Yes, degree Fahrenheit and degree centigrade. देखिए degree Fahrenheit equal to 9.50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। राइट? और तो अभी लगभग कंप्लीट है अपना टॉपिक, अगला पढ़ाएंगे। ये दोनों में रिलेशन होता है। आपको ये जो एनसीईआरटी बुक्स है उसके बेस पे इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस
32। अब कितने डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है वो इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखो दो चीज होती है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, देखिए एक तो होता है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 प्लस 273.15 तो 373.15 केल्विन, और इसको अपन केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, 273.15 केल्विन, राइट। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये जो डिग्री सेल्सियस स्केल होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इन दोनों को ही यदि अपन केल्विन में कन्वर्ट करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 373.15 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि वाटर जो होता है वो 273.15 केल्विन पर फ्रीज होने लग जाता है। ठीक है नहीं, उसके ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीज। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, व्हाट डू यू मीन बाय द बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ क्या कि उस वाटर को आप इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाए, तो उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर को प्रोवाइड करने पर उस वाटर के ऊपर अप्लाई जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा तो वाटर बॉईल होने लग जाएगा। ओके, तो ये 100 किसी भी मेटल का, किसी भी क्रिस्टल का या किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को डिफाइन करता है कि उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस का, उस कंपाउंड का या उस मैटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एटमॉस्फेयर का यानी दो फेज बनेगी बॉइलिंग पॉइंट से, यानी लिक्विड से कन्वर्ट होगा किसमें, गैसेस में, तो गैसेस फेज और लिक्विड की फेज दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आएगी। तो मैं आपसे जनरली क्वेश्चन करूंगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सरफेस इज जस्ट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ताकि वो बॉयल होने लग जाएगी। एंड फ्रीजिंग पॉइंट 100 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273.15 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होगा तो लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में, तो सॉलिड का इक्विलिब्रियम, सॉलिड फेज का इक्विलिब्रियम और लिक्विड फेज का इक्विलिब्रियम दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आएंगे और ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, आपस में फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं कुछ आपको प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, आपको ये प्रॉब्लम्स मेरे को सोल्व करके बताना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशन between degree Fahrenheit and degree centigrade. Number 2, convert 32 degree centigrade into degree Fahrenheit. Simple question. And number 3, define the freezing point. Define the freezing point for a liquid compound या liquid substance। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल डिस्कस करेंगे और आप एनसीईआरटी बुक से इसको पढ़ना एक बार। थैंक यू।